आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास पेशकश में आज बात भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की। आज भारत दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और तेजी से तरक्की करने वाली पांचवी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभरा है, जिनमें इन दिनों डिफेंस सेक्टर से काफी मदद मिल रही है। डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो भारत आज दुनिया के बड़े डिफेंस प्लेयर बनने के रास्ते पर भी चल पड़ा है। अब हम न सिर्फ दूसरे मुल्कों से डिफेंस वेपन इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को हथियार हम बेच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें मेक इन इंडिया कैंपेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो भारत ने कई ऐसे इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं जिससे भारत दुनिया में हथियारों का बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। और इसी पर डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान हमारे साथ, और उनसे आपका हम तारुफ करवा दें। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन प्रोफेसर दिनेश कुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। इंडियन नेवी के रिटायर्ड नेवल पायलट और वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और इंडियन मिलिट्री के रिटायर्ड इंजीनियर ऑफिसर कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। आप तीनों का ही हम वेलकम करते हैं सर स्टूडियो में। और पहला सवाल मैं दिनेश कुमार जी आपसे जानना चाहती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट बनते जा रहे हैं, और ये तो जाहिर सी बात है कि अभी तक कुछ साल पहले की भी हम बात करें तो हम इंपोर्ट ही करते थे। टेक्नोलॉजी हो या वेपन्स हो, सब कुछ हम इंपोर्ट करने पर ही हमारी डिपेंडेंसी थी। लेकिन मेक इन इंडिया और बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं, उन सब ने हमको इस काबिल बनाया कि आज हम एक्सपोर्ट पर बात करने के लिए आपसे रूबरू हैं और बातचीत कर रहे हैं। आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और ख़ास तौर से डिफेंस के सेक्टर में जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है और कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए आज़ाद होना, और उससे भी महत्वपूर्ण है स्वावलंबी बनना या कि आत्मनिर्भर बनना। अगर हमारे पास वो साजो सामान है जो हमारी ज़रूरत के लिए बहुत अहम है, तो हम निश्चित रूप से स्वाधीन हैं। लेकिन देखिए, 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन हम जो पड़ोस के मुल्क थे और बाकी दूसरे देशों की सहायता के वैसाखियों के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स ने हमें वो शक्ति दी कि हम स्वावलंबी बनने का सोचें। और अब समय के साथ जैसे जैसे हमने इस पर पहल की और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आर्थिक रूप से जो मदद दी गई, एक पूरा पैकेज डिटेल किया गया, जिसमें से 70% जो है डेडिकेशन था प्राइवेट सेक्टर के लिए, और वो भी इंडियन ओरिजिन के। तो भारतीय लोगों को इस प्रकार की कोई प्रोत्साहन पहले मिला नहीं था। साथ में जो पॉलिसी में डिसीजन लिया गया, टैक्स में जो छूट दी गई, हर दृष्टि से बहुआयामी तौर पर जो हमारे इंडियन ऑपरेटर्स थे उनको मौका दिया गया कि आगे आएं और वो अपना जो उनका कौशल है वो दिखाएं। ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किए, प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो आवश्यक जो इकोसिस्टम था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कदम हुआ कि हमने जो वो कर दिखाया जो दुनिया को हतप्रभ करेगा। ब्रह्मोस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। देखिए, ब्रह्मोस में हमने हाइपरसोनिक सीरीज की मिसाइल का आपने नाम जरूर सुना होगा कि सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं चल रही हैं और उनको भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रह्मोस ने हमें वो शान दी। हालांकि ये ज्वाइंट वेंचर है रशिया के साथ, लेकिन ब्रह्मोस के बाद अभी हाल ही में जो है फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस के साथ जो है उनके साथ डील हुई है। अफ्रीकन कंट्रीज आ रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन नेवल फोर्सेस भी हमारे एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, ये तो है एक्सपोर्ट की बात। जहाँ तक हमारी बात है, भारत में 310 जो है आइटम को बोला गया था कि उस पर जो है हम खुद पैदा करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करने में पाबंदी लगाई। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक लिस्ट और जारी की। अब ये 411 आइटम हैं जिनके ऊपर हमें स्वावलंबन अगले वर्षों में हासिल करना है। तो एक प्रकार से यह लिस्ट बना दी गई कि हमें इंपोर्ट नहीं करना है और स्वावलंबी बनना है। तो एक बहुत बड़ी ये अभी शुरुआत है। निश्चित रूप से हमें बाहरी मुल्कों से
मदद लेनी होगी। लेकिन अगर हम प्रगति के पथ पर इस तरह बढ़ते रहे, निश्चित रूप से दूर नहीं कि हम पूर्णतः स्वावलंबी हो जाएंगे। और जो हमारा एक इंपोर्ट में हम जहां अग्रणी होते थे, दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा नाम आता था, वहां पर हम बिल्कुल नीचे स्तर में चल जाएंगे और एक्सपोर्ट में हम आगे आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और श्याम कुमार जी, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा सर ने बताया अभी कि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली एक्सपोर्ट, बल्कि हमें भी तो सेल्फ रिलायंट बनना है। हम इतना सारा इंपोर्ट जो करते हैं और उसके लिए हम जितना पैसा भी खर्च करते हैं, और फिर उसके बाद जितने भी डील्स होती हैं उसमें अलग तरीके के इश्यूज जो खड़े हो जाते हैं, उन सब से निजात पाने का एक बेहतरीन तरीका है कि हम अपने यहाँ पर खुद सेल्फ रिलायंट बने। और मेक इन इंडिया जो है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डीआरडीओ को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और जिस तरीके से चाहे आईएनएस विक्रांत की हम बात करें या और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी। सबसे पहले तो मैं अपनी भारत की सभ्यता और बुनियादी जो नीति रही है हमारी, वो हमेशा से स्वावलंबन की रही है। ये कुछ दिनों तक जब हमारे पास ब्रिटिश शासन रहा तब हम थोड़े पंगु हो गए थे, और उसके बाद जब आज़ादी आई तो हमने धीरे धीरे अपने को विकासशील रास्ते पे लाना शुरू किया और फिर से हम उस पकड़ पे आने लगे। देखिए, हमारी सभ्यता हमारे कल्चर में है कि हम, चाहे वो चरखा का नारा हो गांधी जी का, या आज का देश हो आत्मनिर्भर भारत का, ये हमारी सभ्यता है और हम अपनी सभ्यता पे टिके रहे हैं। इसलिए हमारे जो एमएसएमई का जो प्रावधान जो बनाया जा रहा है, स्वावलंबन भारत की तरफ जो हमारा कदम है, ये उसी तरह की एक पहल है और इसी दिशा में एक पॉलिटिकल विल के साथ एक नया थ्रस्ट के रूप में इसको मैं देखता हूं। और जहां तक आज की नीति के बारे में हमारे को पैनलिस्ट कह रहे हैं, जैसे बता रहे हैं आपको, बहुत सारी इनिशिएटिव्स के साथ ये किया गया है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस में इंपोर्टर था, तीसरा बड़ा इंपोर्टर था पूरे वर्ल्ड में। आज भी वैसे हमारी एक्सपोर्ट अभी भी उतनी नहीं है, लेकिन हम कुछ गिने चुने जो फ्यू मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं डिफेंस के, उनमें आने लगे हैं। जहां तक डीआरडीओ की बात करें तो आज अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो आज के जो हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो हो रही हैं, वैसे तो ये 0.17% ही है पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट का, अगर ग्लोबल व्यू से इसको देखा जाए अभी कम है, लेकिन उसमें 70% प्राइवेट सेक्टर की और 30% ये पीएसयू जिसमें डीआरडीओ आता है, इसकी एक स्टैटिस्टिकली ये हमें मिलता है, इनका अंश इसमें मिलता है। पहले 90% प्राइवेट सेक्टर की थी। अभी थ्रस्ट के कारण, सरकारी नीतियों के कारण और एक अच्छे टाइमलाइन के कारण डीआरडीओ मजबूत हुआ है और टाइमलाइन के हिसाब से वो डिलीवरी दे रहे हैं चीजों की। रिसर्च तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, अब वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो डीआरडीओ एक अच्छा काम कर रहा है। और आज आप देखें, पिनाका मिसाइल्स की जो अर्मेनिया को डील दी गई है, ये एक उसका उदाहरण है कि हमारे ये जो रॉकेट लॉन्चर्स है, ये पहले भी अर्मेनिया को हमने 2020 में भी डील दी थी, लेकिन वो स्वाति जो हमने दिया था उनको, लेकिन अब जो दे रहे हैं हम, ये बहुत बड़ा डील है और इसके लिए एक अच्छी मेरे ख्याल से विश्व में हमारी ख्याति बनी है, हमारी एक पकड़ बनी है हमारी एक्सपोर्ट्स की। और डिफेंस की जो आप देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपो चल रहा है अभी, ये बहुत ही सही माहौल है इस प्रोग्राम का। डिफेंस एक्सपो चल रहा है तो उसमें आप जान रहे हैं सारी चीजें किस तरह से हम डिस्प्ले कर रहे हैं, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, अमेरिकन कंपनीज आ रही हो। और सबसे बड़ी बात इस डिफेंस एक्सपो की यह है कि इसमें किसी विदेशी कंपनी को मौका भाग लेने का नहीं दिया जा रहा है। यही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल और एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ रिलायंट होने की बात है, स्वावलंबन की बात है, बल्कि ये भी है कि हम मैसेज किस तरीके से कन्वे करना चाह रहे हैं। और ना सिर्फ ये आसपास की बात है, बल्कि दुनिया भर में जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर तरीके से दिया जा रहा है। और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई डील हो, चाहे उसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की ही बात कर लें, वहाँ पर मैसेजेस जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली दिस वन डील जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने अर्लियर अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर हमने अपने छोटे छोटे ही सही लेकिन इनिशिएटिव्स लेना शुरू किया। हमारी जो यूएसपी है आज के दिन में, जिन चीज़ों में हम ताकतवर हैं और जिन ताकतों को देखकर दुनिया हमारी तरफ देख सकती है और हमसे डिमांड कर सकती है और हम उनको सप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है? जी, इसका मैं जवाब देने से पहले आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, तो पहली बार हमें एहसास हुआ था कि हम कितने डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ पे अपने हथियारों को लेकर। उस दौरान कई
लेसन हमें सीखने को मिले थे, जिसमें पहला लेसन ये था कि हमारी सैटेलाइट काट दी गई थी, हमारा एमुनेशन रोक दिया गया था वेस्टर्न कंट्री से, और वो वॉर हमें अपने बूते पे लड़नी पड़ी थी। उसके बाद एक सराहनीय कदम लिया गया जिसमें सरकार ने अपनी नीतियाँ बदली और आज हम स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ हम बिल्कुल डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज़ पे, आज हम अपना एमुनेशन बना रहे हैं, अपनी खुद की सैटेलाइट है, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो आज हम इस स्टेज पे खड़े होकर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सराहनीय बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि फ्यूचर क्या है, अगर हम सिर्फ 5 साल की बात करें, 2013-14 का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 1940 करोड़ का एक्सपोर्ट था डिफेंस के अंदर, जो कि आज तकरीबन 8442 का हो गया है। और हमारा एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि 2025 तक हमारा एक्सपोर्ट हम ले जाना चाहते हैं, जो भारत की 5 मिलियन इकोनॉमी का टारगेट है। तो उसमें हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है कि हम 35,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट बनाना चाहते हैं। तो ये संभव तभी हो पाएगा कि जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और हम अपने देश में उसको बनाने के काबिल सक्षम हों। सरकार ने इसके लिए हमारी बहुत मदद करी है, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज चेंज करी हैं जिससे ये सब होना संभव हो पाया है। एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है जिसके अंदर से एक ही जगह भी जाके आप जितने भी लाइसेंस लेना होता है, जितने भी क्लियरेंस लेने होते हैं, और सब चीज़ें सरकार ने मुहैया कराई है, और जिसके बूते प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से इन्वेस्ट करना आसान हुआ है, एक इंडस्ट्री डालना आसान हुआ है, और इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी बाहर से आती है उसको एब्जॉर्ब करना बहुत संभव हो पाया है। और इसी वजह से आज हम अपने ना केवल अपनी सुरक्षा एजेंसीज को हम अपना प्रोवाइड करवा पा रहे हैं सारा डिफेंस का सामान, बल्कि हम एक्सपोर्ट की बातें भी कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और हमें ये भी मालूम है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होती रहती है। तो आज हम जहाँ पर हैं उस अपग्रेडेशन की भी हमको बात करनी होगी, ताकि जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और 35,000 करोड़ के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो हमें जो टाई-अप्स हैं हमारे, जो ऑलरेडी हैं या फिर इन फ्यूचर हमको करने हैं, उन सब में ग्राउंड रियलिटी आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से बताएंगे कि हाउ गुड वी आर एट दैट ऑल्सो? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए हम चल तो पड़े हैं, लेकिन रास्ता कैसे तय होगा और मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, और मंजिल पर बिना गिरे और बिना डगमगाए हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इकोसिस्टम है हमारा, पहले क्रिएशन, देखिए डीआरडीओ का आपने जिक्र किया, डीआरडीओ जो है वो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है एचएएल को दिया जा रहा है। ये इस कॉन्सेप्ट पर अभी हम काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, हमको प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उस चीज़ को उसी कंडीशन में सर्विसिबिलिटी स्टेट को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब ये देखिए, युद्ध में जब भी कोई युद्ध होता है तो दो देशों के बीच में टेक्निकल एसिमेट्री, जिसकी तरफ ज्यादा जो है एडवांसमेंट होगा, जो वैज्ञानिक रूप से जो देश आगे होगा वो ही जो है अपना जो वर्चस्व कायम कर पाएगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे कि अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन अभी देखिए, अगर हम बहुत आसमान पे देखेंगे, अभी हमें जमीन पर रह के ही आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, हमें उस पर थोड़ा सा संतोष रखना होगा, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है, अब शैशव काल में है। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम और मजबूत स्थिति में आते जाएंगे। तो ध्यान रखना है 3 चीजों का, पहला कि हम कहां हैं, दूसरा कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तीसरा हमें कहां जाना है। यानी कि मैं इसको तकनीकी डायमेंशन में लाना चाहूंगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में है, जैसे हम 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपने सुना होगा 5G का अभी कम्युनिकेशन सेक्टर में जो हमें दिया गया है बैंड, तो अभी हमें 6G का सोचना होगा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, अभी से हमको उसकी तैयारी करनी होगी। अगर हमने वो सोच पैदा नहीं की तो हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो प्रगति हो रही है उसके साथ अपने आप को बनाए रखना, और बल्कि एक कदम आगे चलना, तभी जाके हम जो है जो भी कामयाबी हमें मिल रही है उसको आगे हम तरक्की की तरफ ले आ पाएंगे। बिल्कुल। श्याम कुमार जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ ये, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी के साथ करना है और जिन चीज़ों पर काम करना है उनके ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम कितने मोर्चों पर एक साथ काम करें, और सारे ही मोर्चों पर क्या हम उतनी ही शिद्दत और उतनी ही जो टेक्नोलॉजी है या एडवांसमेंट है उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं, या अभी सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम असलहे की बात करें या इस पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स के सब सेक्टर्स भी होंगे। तो हमारा जो ताकत है वो क्या है, और क्या पहले हम उस पर काम कर रहे हैं या हम साइमल्टेनियसली हर चीज़ को साध कर चल रहे हैं और सब चीज़ों पर
एक तरीके से फ्रंट फुट पर हैं हम। जैसे मैंने कहा, अगर हमारी बुनियादी नीति पहले स्ट्रांग होगी तो ये सब पे बल मिलता है। और हमें तो आज ये जानकर आश्चर्य है कि कई जैसे अमेरिकन कंपनी की जो सप्लाई चेन है, 75 से ज़्यादा कंपनी जो है और सामान जो है, तरह के सामान जो अमेरिकन कंपनीज में हम दे रहे हैं, जो छोटे छोटे सामान हैं, मैं उनसे बात करता हूं। इससे पहले भी मैं कहना चाहूंगा कि 4-5 तरीके जरूरी होने चाहिए। सबसे पहले तो देश में ये एक जागृति आना कि हमें स्वावलंबन बनना है। दूसरा, उसके साथ पॉलिटिकल विल और थ्रस्ट जो होना। तीसरा, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पॉलिसी और प्लानिंग से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ताकि ये सब आराम से हो सके। लाइसेंसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। जैसे उन्होंने कहा है कि जो कंपनी बैंड आइटम पे काम करना चाहेंगी उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको थोड़ा सरकार की नीतियों से भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, चारों तरफ अगर बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देखिए कुछ जगहों पे बहुत बड़ा लीड टाइम होता है, जहां लंबा समय लगता है बनाने में चीजों को। और कुछ पार्ट्स इक्विपमेंट जैसे रडार, सोनार, ईएसएम स्वीट्स हैं हमारे, और इक्विपमेंट हैं, राइफल्स हैं, इनके पार्ट्स हैं, ये हैं। अब जैसे पिनाका मिसाइल की बात करें, लॉन्चर की बात करें तो बड़ा आइटम है। अगर हम तेजस की बात करें तो बड़ा आइटम है। अगर एएलएच की बात करें, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की, ये बड़ा आइटम है। उससे भी अगर आगे जाएं तो शिप्स की बात करें तो एक शिप बनाना बहुत ही बड़ा लीड टाइम है। तो देखिए, हमने एयरक्राफ्ट भी अभी हम कर रहे हैं डिस्प्ले बेचने के लिए, हम एएलएच डिस्प्ले करने के लिए वेट कर। छोटे आइटम की बात तो मैंने छोड़ ही दी, अभी बड़े आइटम की बात कर रहे हैं हम। शिप्स, हमने सेशल्स को जोरास्टर दिया, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। हमने मॉरिशस को उनका शिप दिया, बाराकूडा शिप दिया उनको। गार्डन शिप बिल्डिंग रिसर्च, जो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग और इंजीनियरिंग जो शिप यार्ड है हमारा सबसे दूसरा, और वो पीएसयू है, सरकारी क्षेत्र का वो यूनिट है, उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है, खासकर शिप के डिजाइन में। मैं कहूं छोटे से बड़ा तो मैं कहूं 5 टन के जहाज से 24-25 हजार टन का फ्लीट टैंकर वो कैपेबल है बनाने के लिए। और पूरे विश्व को ये चली गई है तकनीकी देखने के लिए कि भारत कैपेबल है इतने बड़े बड़े शिप्स के निर्माण में। आईएनएस विक्रांत उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो छोटे से सारे बड़े सेक्टर्स में मेरे ख्याल से पैरेलल ग्रोथ चल रही है और ये बहुत आगे जाने वाला है। 40,000-50,000 करोड़ से ज्यादा की टारगेट है। अगर आप कहें कि एम्बिशियस टारगेट तो 1,75,000 करोड़, 25 बिलियन की टारगेट बना रखी है, और उसमें हम करीब 5 बिलियन की टारगेट 2025 तक अचीव करने वाले हैं, और उसको हमें 50-60 हजार करोड़ तक ले जाना है। तो मेरे ख्याल से सारे सेक्टर्स में काम हो रहा है, चाहे वो, और ये एक और बात, साउदर्न इंडिया में हो चाहे नदर्न इंडिया में हो, चाहे वो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हो या आज गांधीनगर में हो, और चाहे वो तमिलनाडु में हो या बेंगलोर में हो, हर जगह इसको रोटेट किया जा रहा है। नदर्न कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मतलब चप्पा चप्पा भी इसमें शामिल है। तो देश की भी पूरा जज्बा इसमें शामिल है। तो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा ग्रोथ है, बहुत बड़ी पहचान है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और श्याम कुमार जी ने कॉरिडोर का जिक्र किया, तो सर मैं आपसे अनुराग शुक्ला जी ये जानना चाहती हूँ, जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ विजन हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि चाहे हम वो रिलीजियस जो हमारे जगह हैं वहाँ पर देख लें, कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, और एक जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, उस तरीके से हम आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये कैसे फ्रूटफुल हमको नज़र आएगा, और हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जी, डिफेंस कॉरिडोर की हम बात करें तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जहां पे सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको एक लैंड दिया जाएगा, उसमें जो काम करने के लिए जिस तरह का मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी उसमें टैक्स ब्रेक्स दिया जाएगा, और भविष्य में जब इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उनको प्रमोट किया जाएगा कि ना केवल उनका सामान खरीदा जाए बल्कि उनके रॉ मटेरियल भी सही तरह से उन पे पहुँच सकें। तो इसके लिए जो कॉरिडोर की हम जब बात करते हैं तो कॉरिडोर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो जो डिफेंस इंडस्ट्री आ रही है उनका ग्रोथ होता है, उनको पूरा लक्ष्य जो उनको प्राप्त करना होता है विद इन द टाइमलाइन स्पेसिफाइड के अंदर, तो वो करने में कामयाब होते हैं सरकार की मदद से। और जो लोकल एरिया है जो कि अंडर डेवलप है या डेवलपिंग एरिया है, तो उन लोगों के आसपास लोगों को काम मिलता है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो इस कॉरिडोर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने से जो सेक्टर है यानी कि जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस रीजन में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। एग्जांपल के लिए जैसे आप सर ने बताया कि शिप्स की बात करें, तो शिप्स जहाँ पे समुद्र होगा उसके कॉर्नर में ही पॉसिबल है डेवलप करना, लेकिन अगर हम हथियारों की बात करें तो हथियार हमें ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ से उनको ले जाके इंडस्ट्री को बेचा जा सके।
ठीक है सर। और आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगी प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए हाल फिलहाल हम अपने एजेंडे पर रख सकते हैं, या फिर जैसा कहा जा रहा है कि हम एक तरीके से सारे ही फ्रंट जो है हमने वो खोल कर रखे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा आगे जो है वो कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें। कि हमें देखना होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस फील्ड में वो क्या कर रहे हैं और कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अगर एक्सपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान है तो कोई भी आपको सामान नहीं खरीदेगा जब तक कि आप बाहर जो सामान मिल रहा है उससे अच्छा क्वालिटी का दें। तो क्वालिटी प्लस कॉस्टिंग, और इस समय भारत में क्योंकि हमने शुरुआत की है और प्रोडक्शन की जहां तक बात है कि उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो जैसे मैंने पहले आपको ब्रह्मोस का उदाहरण दिया था, तो ब्रह्मोस का जो अभी कॉस्ट है वो निश्चित रूप से जब उसका प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी नीचे हो रहा है। एक और मजेदार चीज़ में, क्योंकि ब्रह्मोस की बात जिक्र हो रही है, मैं बात कर रहा था सीईओ ब्रह्मोस ऑर्गेनाइजेशन से कि जो हम बाहर आयात कर रहे हैं तो जो हमारे कॉन्फिडेंशियल इसमें एस्पेक्ट्स हैं उन पर कैसे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्यों बहुत जरूरी है कि हम ये दर्शकों को भी रुचि होगी कि हम बाहर जब अपने हथियार साजो सामान दे रहे हैं तो जो हमारी सिक्रेसी है क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी? बिल्कुल नहीं। इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इस पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसका कि हमें पालन करना होता है और हम उसे पालन कर रहे हैं। हमारी कोई भी सुरक्षा जो सिक्रेसी है वो बाहर नहीं जा रही है। तो ये किसी के दिमाग में अगर भ्रम है तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी उसको हासिल करता है, देखिए मार्केट में है, ग्राहक कौन होगा, कौन मुल्क खरीदेगा, हमें नहीं पता, और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जा सकती है, प्लस कोई वही हथियार हमारे खिलाफ भी प्रयोग कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत ही क्षीण है, तो हमें इन दशाओं में देखना होगा कि उनका सामना कैसे करें। तो जो चुनौती होती है कि जब आपकी तरफ डेवलपमेंट हो रहा है उसको सही दिशा और कैसे नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हमें वर्ल्ड मार्केट में अगर एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है, ध्यान देना होगा, हमारा इकोसिस्टम डेवलप हो, जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गैप्स होंगे तो हमें जो हमारी डिमांड्स होंगी बाहर से जो आएंगी उसको पूरा करने में समय लगेगा, और जो इस बीच में जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है हो सकता है इतना हो जाए कि हमारा प्रोडक्ट वो लेट हो जाए और वो मार्केट से आउट हो जाए। तो ये बारी बारी चीजें हैं जिनको ध्यान देना होगा। साथ ही जहां तक छोटी बातों की आपने जिक्र किया, बुलेट है या जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, किसी जमाने में हमें बुलेट प्रूफ जैकेट में कारगिल के समय सबको पता है कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता थी, तो हमने अब खुद बना के हम निर्यात कर रहे हैं। सिमिलरली बुलेट जो बंदूक में गोलियां होती हैं वो हम अब खुद निर्यात कर रहे हैं, और इस समय विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश भारत है। तो देखिए कहां से हम कहां पहुंच गए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारी जो डिमांड है वो हमें बहुत ध्यान से देखनी होगी क्या है और उस पर कैसे कदम आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पर एक कमी है, जैसे कि किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि उसके इंजन की बात होती है, लेकिन हमने हाल ही में जी एविएशन जो अमेरिकन कंपनी है उसके साथ एमओयू किया है, और जो तेजस मार्क 2 यानी कि LCA मार्क 2 जो आ रहा है उसमें भारतीय इंजन होगा। ये भारतीय इंजन होगा और उसमें 94 के लगभग जो है वो भारत में निर्मित होगा, इंडिजिनस होगा वो जहाज। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि जब हमने तेजस बनाया तो जब पहली सीढ़ी पे थे तेजस की, तो हमारा जो इन्वायरमेंट था, भारत का एलिमेंट था, वो 50% था, और बढ़ते बढ़ते हम उसको 74% के ऊपर ले गए। अभी मेरे ख्याल से 75.5% पर हम पहुंच गए हैं। तो ये बताता है कि हम निश्चित रूप से बहुत ही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि अभी वो इकोसिस्टम हमारे पर डेवलप नहीं किया था। हम शुरुआत कर रहे हैं शून्य से, तो थोड़ा समय लगेगा, हमें धैर्य रखना होगा, लेकिन हमें अपना साहस बनाए रखना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल विल और इंडस्ट्रियल विल दोनों आपके साथ है। जी बिल्कुल। और कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि देखिए हम जिक्र तो आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, DRDO इन सब का बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम अपनी बात करते से लग रहे हैं। अगर हम दुनिया की बात करें, वो हम पर कैसे निगाह बनाए हुए है, वो हमें कैसे जज कर रहा है या रेट कर रहा है, और कितना हमारे ऊपर वो भरोसा जता पाने की स्थिति में आपको आज के दिन नजर आ रहा है डिफेंस सेक्टर की, अगर हम आपसे बात करते हैं तो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और बिल्कुल दुनिया भी हमें इस तरह से देख रही होगी। पिछले कुछ दिनों में देखिए ये लखनऊ का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसके साथ ही हमने इंडो अफ्रीका डिफेंस डायलॉग किया, और फिर से हम अभी इस 20 अक्टूबर को कल हमने इंडो अफ्रीका डिफेंस डायलॉग गांधीनगर में किया, जो डिफेंस एक्सपो के साथ हुआ। तो अफ्रीका के 53 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और
करीब करीब 33 मिनिस्टर्स वहां से आए हुए हैं। इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो IOR प्लस के पूरी रिप्रेजेंटेशन इसमें है और उनकी भी मीटिंग 18 अक्टूबर को हुई इसके साथ पैरेलल डिफेंस एक्सपो के साथ। और इसके साथ करीब करीब 12 से 15 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या उनके आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ यहाँ पे आए हुए हैं और वो भी शरीक हैं हमारे डिफेंस एक्सपो में। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें तो इनके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसको देख रहे हैं आके। 431 से ज्यादा 212 या 15 मेमोरेंडम साइन हुए थे MOU ड्यूरिंग डिफेंस एक्सपो लखनऊ में, और अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस करीब करीब डबल है। इतनी MOU साइन हम करने जा रहे हैं क्योंकि हमने वहां पे अपनी डिजाइन कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड सस्टेनेंस कैपेबिलिटी, ये चारों हमने लाइव, इंफैक्ट ये नदी के किनारे वो तो डिस्प्ले कर रहे हैं पूरी तरह से, ALH की डिस्प्ले हो रही है, हमारे जो भी इक्विपमेंट है उनकी लाइव डिस्प्ले की जा रही है। रिवर फ्रंट पे, पेविलियंस पे 10 से ज्यादा हमारे स्टेट्स हैं, उनकी पेविलियन लगी हुई है। लोगों को दिखाया जा रहा है हमारी निर्माण कला है, हमारी तकनीकी है, और यह भी कहा जा रहा है कि हम सस्टेन करके आपको विश्वास में लेंगे। अब ब्रिटिशर्स या मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूं, अमेरिकन कंट्री की बात करूं, तो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनके जो आइटम है वो कॉस्टली हैं, और विश्वास, ट्रस्ट कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब रुक जाएगा, ये शायद भारत इस हिसाब से उनसे थोड़ा आगे निकल गया है। और इन देशों में हमारे लिए ज्यादा शायद दिल में हमारी जगह हमने बनाई हुई है, क्योंकि हमारा ऐसा बिग ब्रदर रोल IOR रीजन्स में हो या अफ्रीकन कंटिनेंट में हो, इनफैक्ट स्पेन, फिलीपींस, फ्रांस, आप इटली की बात करें, अमेरिका की बात मैंने पहले ही की, यहां भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां तक तो हम जा ही रहे हैं। अर्मेनिया की बात हमने कर दी। अब हमारे इस एरिया में तो खैर हमारे वर्चस्व बहुत अच्छी तरह है, और कुछ दिनों में शायद हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में विश्व के पटल पर उभरने वाले हैं, और पूरा विश्व शायद हमारी तरफ देख रहा है। बिल्कुल, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालकर स्टूडियो में आए और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे आपने बात की, और हमसे बात करके हमारे व्यूअर्स तक जो आपकी बातचीत पहुंची है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। हमारी आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हम तक ज़रूर भेजें। हमारा email ID हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।